हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस। बाल विकास में आज हमारा टॉपिक है वातावरण। वातावरण का बालक के विकास में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस वातावरण में बालक का विकास जल्दी होता है। पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और संचार माध्यम का वातावरण, इन सब वातावरणों का बालक के विकास में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या भूमिका है बालक के विकास में है, कैसे वातावरण में बालक किस प्रकार से विकास करता है, किस गति से विकास करता है। इन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो वातावरण क्या है, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा देख लें। सबसे पहले वातावरण है क्या आखिर में। वातावरण से मतलब है एक हमारे आसपास का माहौल जिसमें बालक और जी रहा है, जिसमें वे हम जीते हैं। वो हमारे आसपास का माहौल, हमारे चारों ओर जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब वातावरण के अंदर आती हैं। इसको हम पर्यावरण भी कहते हैं। यहाँ पर पर्यावरण और वातावरण को एक ही लिया गया है। परिआवरण, परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ ढकने वाला। तो चारों ओर से मानव को जो ढके हुए है, पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए है, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर से जो कुछ है वह उसका वातावरण है। और इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मानव के जीवन व व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब ये हुआ कि वातावरण जो व्यक्ति के चारों ओर से उसको घेरे हुए है और जिनका प्रभाव उस बालक या व्यक्ति के जीवन और व्यवहार में पड़ता है, वो वातावरण है। एनास्टोसी कहते हैं वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को, जीन्स को प्रभावित नहीं करता है वातावरण। इन्होंने एनास्टोसी ने ये कहा है। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। मतलब वे सारे बाह्य तत्व जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से प्रभावित किया है, वातावरण कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक रॉस कहते हैं वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उन्होंने बाहरी शक्ति बताया वातावरण को जो प्रभावित करती है। जिस्टबर्ट कहते हैं वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। तो ये थी कुछ मनोवैज्ञानिक्स की परिभाषा। अब उपरोक्त परिभाषाओं से हमें स्पष्ट हो रहा है कि वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं, इसमें अंतरंग तत्व कौन से आते हैं, बाह्य तत्व आते हैं। ये किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। तो मतलब ये हुआ कि वातावरण जो हमारे चारों तरफ मानव को या व्यक्ति को घेरे हुए है, वो वातावरण है। जिसका प्रभाव उसके जीवन और व्यवहार में पड़ता है, वो वातावरण है। अब बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखें मानसिक विकास पर प्रभाव कैसे पड़ता है। गॉर्डन एक अच्छे राइटर हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। गॉर्डन गॉर्डन कहते हैं कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मतलब बालक को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलना आवश्यक है। उचित वातावरण से मतलब क्या, उचित से मतलब अनुकूल वातावरण जिसमें बालक का विकास हो सके, ऐसा वातावरण अगर नहीं मिलता है तो मानसिक गति, विकास की गति धीमी हो जाती है। बालक का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता, बल्कि उसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के सभी भाग एवं मानसिक क्रियाएं आदि सम्मिलित होती हैं। अतः बालक वंश से कुछ लेकर के उत्पन्न होता है, उसका विकास उचित वातावरण से ही हो सकता है। वंश से, जन्म से कुछ लेकर के उत्पन्न होता है, वहां से सारी चीजों को लेकर के नहीं आता। विकास उसका उचित वातावरण से ही हो सकता है। वातावरण से बालक की बौद्धिक क्षमता में तीव्रता आती है और मानसिक प्रक्रिया का सही विकास होता है। तो मानसिक विकास पर वातावरण एक अपना महत्वपूर्ण अदा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये मनोवैज्ञानिक गॉर्डन कहते हैं। शारीरिक अंतर का दूसरा पॉइंट हम देखें अगर, तो शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बॉन्स कहते हैं कि विभिन्न जातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। विभिन्न जातियों शारीरिक अंतर का कारण, प्रजातियों के जीवों में शारीरिक अंतर का कारण क्या वंशानुक्रम न होकर के वातावरण बताया, फ्रेंच बॉन्स ने कहा है।
उन्होंने अनेक उदाहरणों से स्पष्ट किया कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ लंबाई ज़्यादा लंबाई वाले जीव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ के वातावरण से उनकी लंबाई बढ़ गई। जापानी और यहूदी जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी पीढ़ी है, तो वहाँ रहने के कारण से भौगोलिक वातावरण के कारण से लंबाई बढ़ गई। तो मतलब ये हुआ कि शारीरिक पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और हम देखते भी हैं कि अनुकूल वातावरण अगर हमारे लिए मिलता है तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है, अन्यथा इसमें बीमारियां होने लगती हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव, व्यक्तित्व विकास पर कैसे वातावरण का प्रभाव होता है? कूल मनोवैज्ञानिक कूल कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं को ग्रहण करके किया जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वातावरण को उपयोगी माना गया है। कूल महोदय ने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन करके उनके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा हुआ है, ये उन्होंने निर्धारित किया। ये उन्होंने पता किया कि साहित्यकारों का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि उनका विकास, जो व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा हुआ है। तो बालक का जो पालन पोषण है वह भी स्वस्थ वातावरण में होना चाहिए, जिससे व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर प्रभाव, बालक की शिक्षा बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामान्य विकास करना होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में बालकों का सही विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर ही निर्भर है। प्राय देखने में आता है कि उच्च बुद्धि वाले बालक भी सही वातावरण के बिना उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उच्च बुद्धि वाला बालक भी है अगर, और उसको वातावरण शिक्षा का नहीं मिलता है उचित, तो फिर वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शिक्षा में भी उचित वातावरण होना चाहिए, शिक्षा के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। बुद्धि अपनी जगह कार्य करेगी, वातावरण अपनी जगह कार्य करेगा। तो वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति के विकास में, बालक के विकास में। सामाजिक गुणों के विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, बालक का समाजीकरण उसके सामाजिक विकास पर निर्भर होता है। समाज का वातावरण उसके सामाजिक गुण एवं विशेषताओं को धारण करने के लिए उन्मुख करता है। न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलिंजर ने 20 जोड़े बालकों का अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया कि अपने जोड़े के एक बालक को गांव में और दूसरे बालक को नगर में रखा। बालकों के 20 जोड़े उन्होंने एकत्रित किए और एक जोड़े में 2 बालक थे, उसमें से एक बालक को तो गांव में रखा और दूसरे को नगर में रखा। और बड़े होने पर गांव के बालक में उन्होंने पाया कि अशिष्टता, चिंताएं, भयहीनता, भयहीनता और कम बुद्धिमत्ता आदि विशेषताएं पाई गई। किसमें? गांव के बालक में। गांव के बालक में ऐसी सारी चीजें, अशिष्टता पाई गई, चिंताएं पाई गई, भयभीत रहता है वो, हीनता है उसमें, कम बुद्धिमत्ता, ये विशेषताएं पाई गई। जबकि शहर के बालक में शिक्षित व्यवहार, चिंता मुक्त, भयहीन, निडरता और बुद्धिमत्ता संबंधी विशेषताएं पाई गई। अतः स्पष्ट है कि वातावरण सामाजिक गुणों पर भी प्रभाव डालता है। इस सामाजिक गुणों पर प्रभाव डाला वातावरण ने। गांव में रहा तो वो सारी चीजें वो नहीं सीख पाया, शहर में रहा तो निडर हो गया, भयभीत हो गया, चिंता मुक्त हो गया, बुद्धिमत्ता आ गई उसके अंदर, ये विशेषताएं जागृत हो गई उसके अंदर। बात उस वातावरण में, शहर के वातावरण से ये सामाजिक गुण उसके अंदर प्रकट हुए। बालक, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक गुणों पर भी वातावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालक पर बहुमुखी विकास, बहुमुखी प्रभाव, तो वातावरण बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि अंगों पर प्रभाव डालता है। बालक का सर्वांगीण या बहुमुखी विकास तभी संभव है जब उसे अच्छे वातावरण में रखा जाएगा। ये वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक की वंशानुक्रमी विशेषताओं का सही प्रकाशन हो सके। भारत में अन्य देशों में जिन बालकों को जंगली जानवर उठा ले गए, उनको मारने के स्थान पर उनका पालन पोषण किया, ऐसे बालकों का संपूर्ण विकास जानवरों जैसा था। बाद में उनको मानव वातावरण देकर सुधार लिया गया। अतः स्पष्ट है कि वातावरण ही बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जब वो बालक को
जानवर उठा ले गए और जानवरों के बीच में बालक रहा तो उसका वातावरण उसको जानवरों के आसपास का मिला, तो वो जानवरों जैसी आदतों को सीख गया। जैसे जानवर एक्टिविटीज करते हैं उनको करना सीख गया। फिर जब उसी बालक को हम मनुष्य के वातावरण में ले आए तो वो मनुष्य जैसा एक्टिविटीज करने लगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर बालक का जो बहुमुखी विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, चहुमुखी विकास, तो ये जो विकास होता है ये वातावरण के माध्यम से ही होता है। जैसा वातावरण बालक को मिलेगा वैसा उसका विकास होगा। अब हम आगे देखते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक क्या है। तो बालक के विकास को प्रमुख रूप से आनुवांशिकता और वातावरण प्रभावित करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आनुवांशिकता और वातावरण। अब पहला पॉइंट यहाँ पर देखें, बालकों की लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, कंडीशंस ऑफ चाइल्ड केयर। बालक के विकास पर उसके लालन पालन, माता पिता की आर्थिक स्थिति, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थितियाँ प्रभाव डालती हैं बालक के विकास पर। अगर बालक के माता पिता आर्थिक स्थिति से, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो उसको उचित वातावरण, उच्च शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे और बालक अधिक ग्रो नहीं कर पाएगा। परिवार की परिस्थितियों और दशाओं का बालक के विकास पर सदैव प्रभाव पड़ता है। बालक के लालन पालन में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है। बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका विकास परिवार ही करता है। जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक विकास कौन करता? परिवार ही करता है। स्नेह, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आज्ञा पालन एवं सदाचार आदि का पाठ बालक कहाँ से सीखता है? परिवार से ही सीखता है, क्योंकि इस उम्र में वो परिवार में ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें, वो नैतिक गुण जो हैं वो परिवार से सीखता है। इसलिए कहा है कि परिवार मानव के लिए एक अमूल्य संस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार बालक के लिए क्या अमूल्य संस्था है? बिल्कुल है, मानव के लिए अमूल्य संस्था है। स्नेह, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आज्ञा पालन आदि सदाचार का पाठ बालक कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। जन्म से किशोरावस्था तक बालक का विकास कहाँ से होता है? परिवार से होता है। स्कूल से तो होता ही है, परिवार से होता है। मुख्य विकास तो परिवार से होता है। स्कूल में जाकर के बाहरी चीजों को सीखता है बालक। रूसो के अनुसार, रूसो ने कहा, बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है। क्या? परिवार। फ्रॉवेल ने कहा, फ्रॉवेल ने घर को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका ये कथन, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, ये किसने कहा? फ्रॉवेल ने कहा है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, ये किसका कथन है? फ्रॉवेल, रूसो, अलग अलग चार नाम दे रखे होंगे आपको, तो फ्रॉवेल का कथन है। और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि बालक के विकास में परिवार एक अहम भूमिका या अहम संस्था की भूमिका अदा करता है। बालक के लालन पालन में परिवार के शैक्षणिक कार्य निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होते हैं लालन पालन में? क्या शैक्षणिक एक्टिविटीज होती हैं बालक के? तो परिवार बालक की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार का वातावरण वैज्ञानिक या साहित्यिक है तो बालक का झुकाव वैसा ही होगा, क्योंकि बालक की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसा परिवार में माहौल होगा, वैज्ञानिक या साहित्यिक, वैसा ही बालक का विकास होगा, उसी रूप में या उसी तरफ बालक का झुकाव होगा। मॉन्टेसरी के अनुसार सीखने का प्रथम स्थान माँ की गोद है। मॉन्टेसरी ने कहा है सीखने का जो प्रथम स्थान है वो क्या है? माँ की गोद। सबसे पहले बालक माँ की गोद से ही सीखता है। बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। मूल वृत्तियों का शोधन कौन करता है? परिवार के सदस्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माता को शिक्षित होना चाहिए। अगर माता पिता शिक्षित हैं तो बालक शिक्षित होगा। माता पिता की विचारधारा अच्छी है, माता पिता अच्छे से रहते हैं, उनका शिष्टाचार है रहन सहन में, तो बालक का उन सब चीज़ों को देख करके सीखता है। माता से ही सीखेगा बालक, परिवार के सदस्यों से सीखता है। बालक को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा भी परिवार से ही मिलती है। व्यवहारिक जीवन कहाँ से सीखेगा? परिवार से सीखता है बालक। और क्या कहा है कि
परिवार बालक में स्वस्थ आदतों के निर्माण में सहायक होता है। स्वस्थ आदतें आती हैं। बाल अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक बालक कुछ ना कुछ आदतें परिवार में रहकर अन्य सदस्यों से सीखता है। जो आदतें पिताजी के अंदर या माता के अंदर होंगी, वो आदतें बालक के अंदर भी आ जाती हैं। अगर कोई बुरी आदत पिताजी के अंदर है तो वो बालक के अंदर आ जाएगी। ऐसा प्रायकर होता है। अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से सीखता है, से ही सीखता है, क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे से समायोजन कर अपनी समस्याएं हल करते हैं। तो इन सब चीजों को बालक भी सीखता है। परिवार बालक के समाजीकरण का आधार है। परिवार क्या है? बालक के समाजीकरण का आधार है। बालक स्वयं सामाजिक जीवन की क्रियाओं या सामाजिक गुणों को यहीं से सीखता है, परिवार से सीखता है। वो देखता है कि पिताजी माताजी ये सब सामाजिक गुणों के आधार पर जीवन जी रहे हैं, तो हमें भी सामाजिक क्रियाओं को सीखना है। परिवार में रहकर के बालक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव तथा आज्ञा पालन की भावना को ग्रहण करता है। परिवार के सभी सदस्यों से वह कर्तव्य परायणता, आत्म संयम तथा अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है। बालक परिवार में रहता है तो परिवार के बड़ों के प्रति सम्मान का भाव आता है, उनकी आज्ञा पालन की भावना को ग्रहण करता है। परिवार के सदस्यों से कर्तव्य परायणता आती है, उसके अंदर आत्म संयम को सीखता है, अनुशासन की शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है। तो एक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुणों को परिवार से ही सीख लेता है बालक। फिर बाहरी विकास उसका समाज के वातावरण में होता है या अन्य वातावरण में होता है। सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। सामाजिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर? तो देखें, बालक को प्रभावित करने में परिवार का वातावरण अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। समाज द्वारा बालकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में अनेक परिवारों से आए बालक अपने साथ अलग अलग वातावरणीय सोच लेकर के आते हैं, परंतु विद्यालय का वातावरण एक सुनिश्चित, अनुशासित एवं शिक्षा हेतु संगठित वातावरण होता है। देखिए, बालक के घर का वातावरण अलग होता है, विद्यालय का वातावरण अलग होता है। विद्यालय का वातावरण तरह तरह के वातावरणों से आए हुए बच्चों को अनुशासित, सुनिश्चित एवं शिक्षा हेतु संगठित करना होता है। कहीं कहीं तो बाहर का वातावरण विद्यालय के वातावरण से पूर्णतः विरोधी होता है। हमारा देश विविधताओं का देश है। जैसे भाषा की विविधता, संप्रदाय और जाति की विविधता, साधनहीन संपन्नता की विविधता हमारे वातावरणीय, बाहरी वातावरण की मुख्य समस्याएं हैं। कोई बालक बालक एक ही स्कूल में आते हैं, एक गरीब बालक है, एक अमीर बालक है। किसी बालक के घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और कहीं पर बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो दोनों वातावरण से बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा है। कहीं पर भाषा अच्छी नहीं है, कहीं पर बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये अलग अलग वातावरण से बालक एक विद्यालय में आता है, तो उन सब विभिन्न वातावरण के बालक को विद्यालय में एक जैसा वातावरण मिलता है और वहां पर वो सीखता है। विद्यालयी वातावरणीय समस्याओं से निकलकर जब बालक विद्यालय में अध्ययन करने आता है, तब समस्त कठिनाइयां विद्यालय को झेलनी पड़ती हैं, तो उनका समाधान खोजना पड़ता है। वैसे वातावरण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वातावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये सब जब अलग अलग वातावरण से बालक आता है तो उनको विद्यालय में एक जैसा वातावरण मिलता है। तो वातावरण विद्यालय का एक अनुशासित और सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षा के लिए संगठित वातावरण होता है, जिससे उस विभिन्न वातावरण के बालक वहां आकर के एकीकृत हो जाएं और वहां पर कुछ सीखें। तो वातावरण को यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया है। एक आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण जन्म से पूर्व ही अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है, मतलब गर्भावस्था में ही बालक के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। गर्भावस्था में ही कुछ वातावरण, कुछ बालक का वातावरण उसको मिलता है और वहां पर उसका विकास होता है। ये आंतरिक वातावरण है। बाह्य वातावरण का मतलब बालक के बाह्य वातावरण से है। इसमें जाति है, समाज, राष्ट्र और उसकी संस्कृति को लिया जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण की परिस्थितियां प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। परिवार में यह कार्य माता पिता अपने बालकों को पूर्ववत चले आए रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, साहित्य, जातीय जीवन दर्शन आदि का पाठ व्यवहार द्वारा सिखाते हैं, जबकि विद्यालय बालकों में राष्ट्रीयता एवं मूल्यों का विकास आदि के भाव विकसित करती है। ये दोनों में अंतर है।
परिवार का जो वातावरण होता है वहाँ पर जाति, समाज, राष्ट्र, संस्कृति उनको लिया, वहाँ पर परिवार के जो रीति रिवाज हैं, भाषा है, संस्कृति है, साहित्य है, जातीय जीवन दर्शन है, तो उसका पाठ पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन विद्यालय में राष्ट्रीयता और नैतिक मूल्यों का विकास कराया जाता है। विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव देखें। जब बालक विद्यालय में प्रवेश कर लेता है तो विद्यालय में अधिक सुलभ साधनों की अपेक्षा रखता है। विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का प्रभाव बालकों के प्रति अति सरल, सौम्य, स्नेही होना चाहिए, जिससे बालक को घर की याद ना आए। विद्यालय का भवन जो है वो साफ, स्वच्छ होना चाहिए, सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। एक शिक्षक पर 20 या 25 तक बालकों की संख्या होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यालय में पठन पाठन सामग्री, बालकों के खेलने के सुंदर खिलौने, बाग बगीचे आदि भौतिक संसाधन होने चाहिए, जिससे बालक विद्यालय के प्रति आकर्षित हो सके और वहाँ का वातावरण उसको अच्छा लगे, जिससे वो पढ़ाई में अपने मन को लगा सके, उसको घर की याद ना आए। ज़्यादा बच्चे अगर एक क्लास में होते हैं तो शिक्षक उनको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए 25 से 30 बालक तक होने चाहिए मैक्सिमम। समय विभाजन चक्र, विद्यालय में बड़े छात्रों की अपेक्षा छोटे आयु वर्ग के छात्रों के समय विभाजन चक्र में अधिक अंतर होता है। छोटे बच्चों की शाला प्राय 9, 9:30 से 12:30 तक संचालित करना चाहिए। इस अवधि में अल्प भोजन, विश्राम या फिर स्वस्थ निरीक्षण तथा प्रार्थना सभा आदि के लिए समय नियत किया जाए। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत बालक विकास में और भी अभिकरण पर्याप्त सहायता पहुंचाते हैं, जैसे शिशु क्रीड़ा केंद्र। जो छोटे बालक होते हैं उनके लिए खेलने के लिए शिशु क्रीड़ा केंद्र खोला जाता है। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नगरीय क्षेत्रों में किंडर गार्डन, मॉन्टेसरी और नर्सरी विद्यालय चल रहे हैं, परंतु ये शिक्षा संस्थाएं शहरी धनवानों के शिशुओं को ही प्रदान कर रही हैं। ये जो शिक्षाएं, जो ये संस्थाएं किसको मिल रही हैं? धनवान शिशुओं को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि इन पे खर्चा ज़्यादा होता है और इनका एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण फीस ज़्यादा लगती है इनकी। इस दोष को दूर करने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र के बालकों की शिक्षा पूर्ति के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिशु क्रीड़ा केंद्रों या आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई, जो सरकार के द्वारा की गई, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बालक भी पढ़ सकें और उनका भी चहुमुखी विकास किया जा सके। शिशु क्रीड़ा केंद्र बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, जिससे बालक विद्यालय के वातावरण से परिचित हो जाते हैं और ये केंद्र बालकों को शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में सहायक होते हैं। ये केंद्र बालकों में स्वस्थ आत्मों का निर्माण कर खेल खेल में आत्मनिर्भरता, कलात्मकता तथा सृजनात्मकता जैसे गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार बालक का वातावरण एवं परिस्थितियां बालक के विकास को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक हैं। यहाँ पर शिशु क्रीड़ा केंद्रों और आंगनवाड़ी में आकर के बालक चहुमुखी विकास होता है, खेल खेल में आत्मनिर्भर हो जाता है, कलात्मकता, सृजनात्मकता जैसे गुणों का विकास उसके अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, संचार माध्यमों का प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। मानव समाज में अपने समुदाय एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति निरंतर अंतः प्रतिक्रिया रहती हैं। अपने समुदाय और अन्य व्यक्तियों के प्रति अंतः प्रतिक्रिया होती हैं ये। अतः अंतः प्रकृतियों का प्रभाव, प्रतिक्रियाओं का व्यापक आधार है संचार एवं संप्रेषण। जो हम सोच रहे हैं उसको संचार संप्रेषण के माध्यम से प्रेषित करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। संचार पर ही सभी प्रकार के मानव संबंध आधारित होते हैं। संचार की प्रक्रिया सामाजिक एकता एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता का आधार है। संचार के माध्यम से सामाजिक एकता को बना सकते हैं, सामाजिक संगठन को निरंतर रूप से बनाए रखा जा सकता है। इसके विकास एवं सामाजिक समाजों के इस मध्य संचार की स्थापना पर सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। जिस देश में जितने प्रबल एवं अत्याधुनिक संचार साधन उपलब्ध हैं, वह देश उतना ही अधिक विकसित कहा जाता है। जब एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य व्यापक स्तर पर करता है, तब ये प्रक्रिया जो होती है वो जनसंचार कहलाती है। मतलब एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के द्वारा सूचनाओं की आदान प्रदान का कार्य एक व्यापक स्तर पर कर रहा है, तो इसको हम जनसंचार कहते हैं। जैसे टेलीविजन, संचार एवं जनसंचार के अंतर का स्पष्टीकरण टेलीफोन तथा रेडियो के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति टेलीफोन पर एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है,
तो ये संचार कहलाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति रेडियो पर अपनी बात असंख्य लोगों से कहता है तो इसे हम जनसंचार कहते हैं। टीवी के माध्यम से असंख्यात लोगों को हम जोड़ सकते हैं, जनसंचार है। टेलीफोन के माध्यम से लिमिटेड लोगों को हम जोड़ पाते हैं, तो यहाँ पर ये संचार है। संचार ए 1 to 1 होता है और जनसंचार अनेक व्यक्तियों को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जनसंचार मास कम्युनिकेशन जो है जनसंचार के भी माध्यम है जिससे बालक का विकास किया जाता है। इस ऐसे माध्यम शामिल हो जो जनसंचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा, समाचार पत्र और विज्ञापन आदि। ये सारे जनसंचार के माध्यम हैं। भारत में सूचना और प्रसार मंत्रालय के पास जनसंचार की विशाल व्यवस्था है, जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। कक्षा कक्ष में जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा तकनीकी के जनसंचार माध्यमों का प्रयोग उत्तम साधन है। अगर हम बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षित करना चाहते हैं तो शिक्षा तकनीकी के लिए जनसंचार माध्यमों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विद्यालयों में नवीन विधियों जैसे फिल्म फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर, रेडियो आदि का प्रयोग किए जाने लगा है। इस प्रकार रेडियो पाठों का विद्यालय पाठ्यक्रम में विधिवत प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके किए जाने से जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया संचार आता है और परिवर्तन आने से शिक्षा ईजी हो जाती है। ये जो संचार का माध्यम के से अगर शिक्षा प्रदान की जाती है बालकों को, तो जल्दी समझ में आता है और कम समय में हम अच्छा नॉलेज बालकों को दे सकते हैं। रेडियो का प्रभाव। रेडियो संचार माध्यमों के अंतर्गत एक प्रभावशाली श्रव्य साधन है। यहाँ इसी के माध्यम सुन सकते हैं। रेडियो पर शैक्षिक पाठों के प्रसार से दूर दराज के बालकों को अत्यंत लाभ पहुंचता है। इसके अंतर्गत कुशल अध्यापकों के शिक्षण, पाठ, भाषण एवं अन्य ज्ञान वृद्धि संबंधित कहानियां, नाटक आदि होते हैं। तो इससे दूर दराज के बच्चों को लाभ पहुंचता है। दूरदर्शन का प्रभाव। आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार क्रिया का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसमें श्रवण तथा दृश्य संबंधी इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसमें किसी भी घटना को फिर से रिकॉर्ड कर देखने तथा सुनने की व्यवस्था होती है। इसे चलाने बंद करने की क्रिया भी सरल है। शैक्षिक दूरदर्शन छात्रों को प्रेरित करने में उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने सहायता प्रदान करता है। मतलब दूरदर्शन एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर बच्चों को, छात्रों को प्रेरित किया जाता है। वहाँ पर दूरदर्शन में शैक्षिक माध्यम से और वहाँ पर पढ़ाई, नॉलेज इम्प्रूव किया जाता है, सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ती है इससे बच्चों की। कंप्यूटर का प्रभाव। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान की महान उपलब्धि है। इसके द्वारा जन शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा आदि को सफलतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो पाया है। आज कंप्यूटर एक विषय के रूप में कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को देश विदेश से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी कुछ क्षणों में ही प्राप्त हो जाती। कंप्यूटर जो है एक महान उपलब्धि है, विज्ञान की एक श्रेष्ठ माध्यम है, जिसके माध्यम से हम पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर बैठ कर के घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे संचार के माध्यम हैं। रेडियो है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, टीवी है। इनके माध्यम से आजकल तो मोबाइल भी एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर हम इंटरनेट के माध्यम से अच्छी जनसंचार व्यवस्था है और यहाँ पर पूरे विश्व का नॉलेज हम ज्ञान कर सकते हैं। घर बैठे बैठे पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप अभी कर रहे हैं। तो ये था हमारा वातावरण का प्रभाव, जिससे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो वातावरण होता है उससे बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बालक का विकास उस वातावरण में होता है, ये टॉपिक था। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। टेलीग्राम पर भी मैंने चैनल बनाया हुआ है, BTC साइकोलॉजी के नाम से, साइकोलॉजी हिंदी के नाम से भी बना है। इसको भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्रॉपर मिल सकें और कुछ नोट्स भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा आपको, जो एग्ज़ाम्स रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, उनको आप वहाँ